हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में ये हमारा दूसरा वीडियो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पहले वीडियो में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी डिटेल के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखेंगे कि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर मुझे लगेगा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टॉपिक कभी नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी बातें करेंगे। बट आइए पहले हम लोग आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिनैप्स के बारे में बताऊं, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको नर्व कंडक्शन के बारे में बताऊं, सारी चीज़ों के बारे में बताऊं। लेकिन उसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए गए कुछ टॉपिक को और क्लैरिफाई कर देते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ था कि हमारे नर्वस सिस्टम को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक को मैंने सीएनएस नाम दिया था और हमारा दूसरा था पीएनएस। सीएनएस वो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है और पीएनएस वो जो कि हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, जो कि नर्व कंडक्शन को या फिर स्टिमुलस को लेने का काम करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर से लेता है और ब्रेन से किसी भी इंफॉर्मेशन को मसल्स तक भेजता है। ये काम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पीएनएस करता है। ठीक है। सीएनएस जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंफॉर्मेशंस को देने का लेने का दोनों का काम करते हैं। जैसे देन लेन का काम जो होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो हमारे सीएनएस का होता है। उसके बाद पीएनएस में आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी थे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हम ऐसे फंक्शंस को पढ़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो ब्रेन द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन वो हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो हमारी कंट्रोल में, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। और इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही आपको मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था आपसे। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा कि हमारा नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट होता है, जिसे कि जनरली हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन की बॉडी क्या होती है, ये आम सेल से कैसे न्यूरॉन सेल हमारा अलग होता है, आज के इस वीडियो में हम न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जानेंगे कि हमारे न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। अगर मैं न्यूरॉन सेल की बात करूँ आपसे, तो हमारा न्यूरॉन सेल जो है वो मेनली तीन चार चीज़ों से बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि उनसे मिलकर बना। पहली चीज़, न्यूरॉन एक सेल है तो उसके पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसके पास आम सेल के मुकाबले दूसरा जो फीचर है जो दूसरे सेल्स के अंदर नहीं है, वो है इम्पल्स को जनरेट करना। इसके पास में न्यूरोट्रांसमीटर्स का होना, इम्पल्स का जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को इम्पल्स या फिर केमिकल के फॉर्म में कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ये सारी चीज़ें इस सेल के पास में देखने को मिलती है। बाकी अदर सेल के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो न्यूरॉन सेल एक ऐसी सेल जिसके पास में इम्पल्स को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, ये सेल्स बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स में आती हैं, मतलब ये काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स में जाती हैं, काफ़ी अच्छी खासी इनकी लेंथ होती है। तो एक तो ये नंबर, दूसरी बात, कुछ फीचर्स और होते हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकती, इनमें जी नॉट फेज प्रेजेंट होता है और ये डिवीजन में नहीं होती है, जी नॉट फेज में होती है सेल्स। ये सेल डिवाइड नहीं कर सकती, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती है, तो ये भी इनके पास में एक ड्रॉबैक्स होता है। नंबर दूसरी बात, इनके पास में जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है डेंड्राइट्स, नंबर वन, सेल बॉडी, नंबर टू, एक्सॉन, नंबर तीन, नेसल ग्रैनुल, नंबर चार। ये सभी वो पार्ट होते हैं जो हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट इन सेल्स का या इन सभी चीज़ों का प्रेजेंट होना हमारे न्यूरॉन सेल को कैसे और क्या बनाता है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो सेल होता है, वहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म वगैरह देखने को मिलता है और जो एक्सॉन होता है, वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, उसे जनरली हम लोग एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एक्सोप्लाज्म के नाम जाते हैं। और इसी सेल वॉल के अंदर या इसी सेल के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है, जिसे जनरली हम लोग निसल ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं, या NISSL, निसल्स ग्रेन्यूल के नाम जानते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं, या अगर मैं बात करूँ डेंड्राइट्स की, अगर मैं बात करूँ, तो ये इम्पल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी को रखते हैं। ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जनरेट नहीं इसको बोलोगे आप, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि एक न्यूरॉन सेल से इम्पल्स को लेते हैं और उसे आगे मैसेज को कन्वे करते हैं एज अ इम्पल्स के फॉर्म। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फॉर्मेशन कोई एक सेल से दूसरी सेल के पास में भेजना है या एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, तो उसके लिए या तो आप केमिकल का सहारा लेंगे। अगर आप केमिकल का सहारा लेंगे तो केमिकल को ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में वक्त और टाइम लगेगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो केमिकल है।
ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगना है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्स जिसे क्विक परफॉर्म करना है, जल्दी परफॉर्म करना है, सडन परफॉर्म करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से हमें काम करना होता है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूरॉन सेल का। क्योंकि न्यूरॉन सेल के पास में इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज को कन्वे करने की ताकत होती है। मतलब वो किसी भी चीज़ को इम्पल्स के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको 100 मीटर पानी को ऐसे लुढ़का करके भेजना है, तो पानी को 100 मीटर लुढ़कने में टाइम लगेगा, मिनट लगेगा, 10 20 30 सेकेंड लग सकता है। लेकिन अगर वहीं पे इम्पल्स के फॉर्म में आप एक केबल ले लो, स्विच ले लो और ऐसे स्विच दबाते हो तुरंत वहाँ पे पहुंची, मतलब कुछ मिली सेकेंड के अंदर जो होती है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है एक दूसरे का। तो मैक्सिमम चीज़ें यही चाहती है, मैक्सिमम हमारी बॉडी में यही चीज़ें होती है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से कन्वे करना है वो इम्पल्स के फॉर्म में होता है। और इम्पल्स के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही नर्वस सिस्टम मौजूद होता है जिसमें न्यूरॉन सेल पार्टिसिपेट करती है। और न्यूरॉन सेल के पास में वो सभी चीज़ें होती हैं जो अदर सेल्स के पास में नहीं होती। जैसे मैंने कहा सेल ग्रेन्यूल हो गया, एक्सोप्लाज्म हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सारी चीज़ें, डेंड्राइट्स हो गया, ये सारी चीज़ें अदर सेल्स में नहीं है, लेकिन इनके पास में, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। न केवल इम्पल्स को जनरेट करना, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का भी काम होता है। ठीक है, तो जो जगह जहां पे दो न्यूरॉन सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, याद रखिएगा, ऐसी जगह जहां पे दो न्यूरॉन सेल आपस में क्या हो, इंटरकनेक्टेड होती हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी उसी जगह को जनरली हम लोग नर्व कॉर्ड, सॉरी, वो सिनेप्स करा देते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों न्यूरॉन सेल, मतलब दो न्यूरॉन सेल आपस में ज्वाइंट करेंगी, आपस में मिलेंगी, आपस में इंफॉर्मेशन को साझा करेंगी, ऐसे जगह को ही हमने नाम दिया है क्या, ऐसी जगह को ही हमने नाम दिया है सिनेप्स। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम भी देखने को आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो न्यूरॉन सेल आपको दिखाई दे रही, एक न्यूरॉन सेल आपकी दूसरे, जैसे मान लीजिए ये आपके एक न्यूरॉन सेल है, ये है न्यूरॉन नंबर 1 और ये न्यूरॉन नंबर 2। तो इस न्यूरॉन सेल ने अपनी इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन सेल को दे रहा है, और ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाया, देखिए ये एक न्यूरॉन सेल का है, ये है प्री सिनेप्टिक, कौन है, प्री सिनेप्टिक। ये न्यूरॉन सेल जो है वो क्या है, ये प्री मतलब जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये है पोस्ट, क्या है, पोस्ट जिसमें इंफॉर्मेशन जा रही है। तो एक से इंफॉर्मेशन आती है और एक में इंफॉर्मेशन जाती है, और ये जहाँ पे जंक्शन होता है इसी को हम लोग जनरली सिनेप्स कहते हैं, या इस जंक्शन को हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इस फॉर्मेशन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये जनरली हमको न्यूरॉन के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। ये चीज़ें सबसे पहले आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल तौर पर और सिंपली समझते हैं, डायग्राम में देखिए, मेरी तरफ देखिए, आप डायग्राम में मेरी तरफ देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक न्यूरॉन सेल की लंबाई या लेंथ इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारी बॉडी के इस पोर्शन या इस उंगली से लेकर के ब्रेन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे एक सर्किट बनता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तब जाकर के इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचेगी। मैं बात समझ में क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी एक न्यूरॉन सेल के द्वारा यहाँ ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। कई न्यूरॉन सेल, एक न्यूरॉन सेल यहाँ से यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ से यहाँ, तीसरी यहाँ से यहाँ, चौथी यहाँ से यहाँ, मतलब 4 न्यूरॉन सेल मिलेंगी तब जाकर के यहाँ पहुंचेगी। एक और सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि तुम्हारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरे पास 1-1 किलोमीटर की वायर है, तो मुझे 5 वायर को जोड़ना पड़ेगा, राइट, 5 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए। तो उसी तरीके से 5 न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ेंगी। तो एक न्यूरॉन सेल, एक तार दूसरे तार को इन्फॉर्मेशन देता है, तभी तार जोड़ोगे तो एक तार दूसरे तार को इन्फॉर्मेशन देता है, केबल को इन्फॉर्मेशन देता है। उसी तरीके से जब न्यूरॉन सेल बहुत लंबी सर्किट बनाता है ना, तो इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह से। और यहाँ से एक न्यूरॉन सेल इन्फॉर्मेशन आती है और वो कहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है, दूसरे न्यूरॉन सेल के अंदर, दैट इज अ सिनेप्स। और जहाँ पे जुड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ वही चीज़ यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया हुआ है, एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से जाकर इंटरकनेक्ट हो रही, जिसे हम लोगों ने सिनेप्स नाम दिया। सिनेप्स में मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। रिमेंबर, ध्यान रहे कि ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन का सबसे आखिरी लोकेशन है, जिसके बारे में भी मैं डायग्राम में बात करूंगा। ये आपके न्यूरॉन में एक हेड पोर्शन होता है जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जहां पे डेंड्राइट्स होते हैं। आइए डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आइए सिंपल, ये देखिए डायग्राम को। अब आप इस डायग्राम को अगर आप देखिए तो इस डायग्राम में आपको ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये हेड पोर्शन है। क्या सा पोर्शन है? ये इसका हेड पोर्शन है। इस हेड पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है डेंड्राइट्स। क्या देखने को मिलता है? डेंड्राइट्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, जहां से इनकी ऑरिजिन होती है उसे डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपको अंदर रीजन दिखाई दे रहा है, अभी मैं जूम करके आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ, जूमिंग करके। तो यहाँ पे जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग जो है वो एक्सॉन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? उसी को एक्सॉन का नाम देते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको।
तो देखिए ये जो लोकेशन है ये एक्सॉन है, क्या है एक्सॉन, और ये जो लोकेशन है इसका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, क्या हो गया डेंड्राइट्स हो गया। और इस एक्सॉन के ऊपर, ये एक्सॉन अंदर वाली नली है जो अंदर की तरफ गई हुई है, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग जनरली माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ क्या काम करता है कि जो इम्पल्स, देखिए यहाँ पे जो ट्रैवल करके जाएगा ना इन्फॉर्मेशन, वो किस फॉर्म में होगा, इम्पल्स के फॉर्म में होगा। याद रखिएगा बेटा, ये न्यूरॉन एक है, ये दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने जाएगा। कैसे देगा भी मैं बताऊंगा आपको। जब इन्फॉर्मेशन देगा तो जिस समय इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगा, क्योंकि न्यूरॉन बहुत लंबी है, अगर वो लंबी है केमिकल के फॉर्म में जाएगा तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत देर लगेगी। मान लो आप जल गए, कुछ भी हो गया, तो इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से पहुंचना है ना आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, तो तेजी से पहुंचने के लिए हमें इम्पल्स की जरूरत पड़ेगी। मिली सेकेंड में अगर मैंने हाथ नहीं उठाया तो हाथ बहुत ज्यादा बर्न हो जाएगा, तो इसीलिए वो इम्पल्स इस एक्सॉन के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसे ट्रैवल की प्रोसेसिटी को बढ़ाने में और शॉक को एब्जॉर्व करने में कौन मदद करता है, माइलिन शीथ मदद करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। माइलिन शीथ यहाँ पे इजी रोल करता है। माइलिन शीथ में बहुत छोटे छोटे आपको इसकी न्यूक्लियस दिखा, जिसे हम स्वान सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वान सेल भी बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना है। और जहाँ पे जुड़े होते हैं उसे हम लोग जनरली नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, वो भी मैं भी आपको डिटेल में बात करूंगा। स्वान सेल, नोड ऑफ रैनवियर के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए कि ये न्यूरॉन सेल जाकर के अटैच हो रहा है मसल से, आपके मसल से, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपकी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया कि आप इस हाथ को मूव कराओ। कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्रेन। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया न्यूरॉन सेल को, एक न्यूरॉन सेल ने दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, फिर जो आखिरी न्यूरॉन होगा वो आखिरी न्यूरॉन जाके कनेक्ट होगा मेरी मसल से। मतलब हमारा कमांड हमारी मसल पे होता है। किस पे होता है, मसल्स। तो हम मैं अपने मसल्स को मूव कराऊंगा, मसल से कौन जुड़ा हुआ है, बोन, तो कौन मूव करेगा, बोन भी मूव करेगा, है ना। तो मैं जिसको कमांड दे रहा हूँ वो न्यूरॉन को, न्यूरॉन किसको कमांड दे रहा है, मसल्स को। अब मसल जब मूव कर रहा है तो कौन मूव कर रहा है, आपका पूरा हाथ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है और यहाँ से कन्वे होते हुए इन्फॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में पहुँचती है एक्सॉन के आखिरी पोर्शन में, और आखिरी पोर्शन में पहुँचने के बाद तब इस लोकेशन में जा करके आपका जो मेन होता है आपका इंफॉर्मेशन वो कन्वे किया जाता है किसके पास में, वो कन्वे किया जाता है आपकी मसल्स के पास में। और अगर मान लो सर्किट बहुत बड़ा है तो वो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में फंस जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, ये इसी को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। और इसी एक्सॉन टर्मिनल पे ही आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन आती है तब वो कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, या जिसे हम लोग नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम देते हैं। ठीक, इस बात को आप कभी भटकिएगा नहीं बेटा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई वो इम्पल्स के फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आई वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अगर न्यूरॉन होगी तो भी, तो टर्मिनल पे हमेशा याद रखिएगा कि टर्मिनल पे हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके केमिकल के फॉर्म में होगी, ना कि इम्पल्स के फॉर्म में। अगर इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है, लिख इतने लो। तो ये बात है आपके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की, जिसको मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उसको भी आगे हम और आपको डिटेल में बता देंगे, तो आप और भी चीज़ों को समझ जाओगे। बताने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो एक्सॉन वो रीज़न है जहाँ पे आपका मेन होता है, और ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। और ये जो आपके हैं ये एक्सॉन टर्मिनल के सिनेप्टिक नोब है, क्या है, सिनेप्टिक नोब कहलाते हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर लीक होंगे, दैट इज अ सिनेप्टिक नोब। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस डायग्राम में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसको हम लोग सोमा कहते हैं, मतलब जो हमारी सेल पार्ट होता है उसे हम लोग सोमा, दैट्स इट हो गया। उसके बाद में आपका तीसरा जो स्ट्रक्चर है जिसे कि जनरली हम लोग एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन जिसके अंदर आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। ये अंदर वाली एक्सॉन है, ऊपर वाली मत समझना, ऊपर वाले को माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ में ही जो आपकी अगली स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग जनरली क्या नाम देते हैं, ये न्यूक्लियस होता है आपका, इसको बताने की जरूरत नहीं, दैट इज अ न्यूक्लियस, जो हमारा मेन न्यूक्लियस होता है। और एक ये लोकेशन होता है, छठा लोकेशन जो एक्सॉन टर्मिनल हमारा होता है या नर्व एंडिंग होता है, जिसे हम लोगों ने अभी एक्सॉन टर्मिनल का नाम दिया। और सातवां पोजीशन जिसे हम लोग स्वान सेल कहते हैं, और ये जहाँ पे दोनों माइलिन जुड़ते हैं, दैट इज द नोड ऑफ रैनवियर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बस इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं, तो उस पर भी हमको कुछ बात नहीं करना है। न्यूरॉन आपके तीन तरह के हो सकते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन। ये फंक्शन के बेसिस पे हमने डिफाइन किया। किसके बेसिस पे डिफाइन फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शंस के बेसिस पे मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और इंटर न्यूरॉन होते हैं।
अभी बाइपोलर वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे बता रहा है, फंक्शन के बेसिस पे वो न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से कहीं दूसरी जगह पे लेकर के जाएंगे, मतलब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को मसल तक पहुंचाएंगे, वो मोटर न्यूरॉन का काम है। किसका काम है? वो काम है आपके मोटर न्यूरॉन का। अगर कोई इन्फॉर्मेशन को बाहर से स्टिमुलस को आपके ब्रेन तक ला रहा है तो वो सेंसरी न्यूरॉन का काम हो गया। और वैसी इन्फॉर्मेशन जो लेन और देन दोनों करता है, जो हमारे सीएनएस में मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, वो होता है आपका इंटरन्यूरॉन। तो ये बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे पे, आपको एनसीईआरटी की सैर थोड़ा सा करा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल जो है वो छूटा ना रह जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपने न्यूरोट्रांसमीटर बता दिए मल्टी। अब देखते हैं न्यूरॉन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहली जो कैटेगरी जिसे हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हमारे होते हैं वो उसमें आपको देखने को मिल रहा है, उसमें एक एक्सॉन होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स, नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं वो आपको मल्टीपोलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूरॉन आपको ब्रेन में देखने को मिलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं, मतलब वॉलेंट्री एक्शन जहाँ ज़्यादा परफॉर्म होती हैं उस रीजन में आपको ये देखने को मिलते हैं। कौन? मल्टीपोलर न्यूरॉन। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन हमारे आईज के अंदर देखने को मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग बाइपोलर कहते हैं। ये आपको आईज के रेटिना में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला कैटेगरी जो है वो है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, और ये जनरली आपको होल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमेशा हर स्टेज में नहीं देखने मिलता है, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी आपको ये न्यूरॉन या यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो देखने को मिलता है। बाद में वो कन्वर्ट होकर के मल्टीपोलर में भी सेट हो जाते हैं। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। यहाँ पे आपको 2 तरह के एक्सॉन देखने को मिलते हैं, या तो एक्सॉन आपके माइलिनेटेड होंगे, या तो माइलिन शीथ उन पे कवर होगी, या तो नॉन माइलिनेटेड हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें आपको स्वान सेल देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। गैप्स, जो माइलिन शीथ के बीच में, 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं उसे जनरली हम लोग नोड ऑफ रेनवियर का नाम जो है वो देते हैं। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं वो ज़्यादातर आपको स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व में देखने मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल नर्व या जो स्पाइनल नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, मतलब आपके बैकबोन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उसे हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। और ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलती है उसे हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इन दोनों में आपको माइलिनेटेड जो है वो नर्व फाइबर जो है वो देखने को मिलते हैं। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो आपको स्वान सेल और ये सभी चीज़ें, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल वगैरह नहीं होती है, वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती है। सेल डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, और जनरली ये आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हमें ये देखने को मिलते हैं। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ पीएनएस वगैरह में, तो वहाँ पे हमें ये वाले न्यूरॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सीएनएस में जनरली आपको नॉर्मली तौर पे अगर मैं सीएनएस की बात करूँगा तो ऐसी नर्व जो ब्रेन से राइज हो, जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो, वो माइलिनेटेड होती है। बट ऐसी नर्व जो इन दोनों से राइज नहीं होती हैं उनमें जनरली आपको ऑटोनॉमस और सोमैटिक के अंदर हमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, मैंने जो आपको बताया। अब